नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल AK बायोलॉजी जोन में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। विकास यानी एवोल्यूशन। ये सिर्फ एक बायोलॉजी का चैप्टर नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी कहानी है। ब्रह्मांड कैसे बना, हमारी पृथ्वी कैसे बनी और इस पृथ्वी पर जीवन का पहला अंकुर वो कैसे फूटा। आज हम इन स्रोतों में दिए गए नोट्स के जरिए इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर कहानी शुरू होती है, एकदम शुरू से। बिग बैंग। हमारे स्रोतों के मुताबिक करीब 20 अरब साल पहले एक महाविस्फोट हुआ। एक बिंदु से पूरा ब्रह्मांड फैलना शुरू हो गया। ये सोचना भी कितना अजीब है। बिल्कुल, और इस पैमाने को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रह्मांड की पूरी उम्र को हमें कैलेंडर साल माने तो बिग बैंग हुआ 1 जनवरी को। अच्छा। हाँ, हमारी पृथ्वी कहीं जाकर सितंबर के बीच में बनी और जीवन शायद अक्टूबर की शुरुआत में। और हम इंसान, हम कब आए? हम तो 31 दिसंबर की रात 11:59 पर आए। हम इस कहानी में बहुत बहुत नए हैं। वाह, ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। तो पृथ्वी बनी करीब 4.5 अरब साल पहले, लेकिन जैसा हम आज इसे जानते हैं ये वैसी तो बिल्कुल नहीं थी। नोट्स कहते हैं कि तब का माहौल बहुत ही अलग था। उबलते ज्वालामुखी, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई ओजोन परत, बस मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प जैसी गैसों का एक गर्म गोला। सही कहा। और सुनने में ये भले ही एक नरक जैसा लगे, पर जीवन की शुरुआत के लिए शायद यही माहौल जरूरी था। यहीं से रासायनिक विकास, या जिसे हम केमिकल एवोल्यूशन कहते हैं, उसकी नींव पड़ी। मतलब जीवन की शुरुआत किसी जिंदा चीज से नहीं, बल्कि बेजान रसायनों के मिलने से हुई। एग्जैक्टली। ये आइडिया तो ओपेरन और हेल्डन ने दिया था, है ना, कि जीवन की पहली चिंगारी नॉन लिविंग अणुओं से भड़की। पर ये तो एक थ्योरी है। क्या हमारे पास कोई सबूत है कि ऐसा सच में हो सकता है? जीवन बना सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। 1953 में स्टैनली मिलर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक बहुत ही शानदार प्रयोग किया। मिलर का प्रयोग, हाँ। उन्होंने एक कांच के फ्लास्क में ठीक वैसा ही माहौल बनाया जैसी प्रिमिटिव अर्थ पर था। उसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी की भाप डाली, उसे गर्म किया और फिर उसमें बिजली के स्पार्क्स छोड़े। ठीक वैसे ही जैसे उस समय आसमान में बिजली कड़कती होगी। बिल्कुल। और नतीजा? नतीजा कह सकते हैं हैरान करने वाला था। कुछ ही हफ्तों में उस फ्लास्क के पानी का रंग गहरा भूरा हो गया। और जब उन्होंने उस पानी की जांच की तो उसमें उन्हें अमीनो एसिड मिले। 1 मिनट, अमीनो एसिड? ये तो वही चीज है जिससे प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन से तो हमारे शरीर की हर चीज बनती है, हमारे बाल से लेकर हमारी मांसपेशियों तक। एग्जैक्टली। मिलर ने जीवन नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि जीवन के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो पृथ्वी के शुरुआती माहौल में अपने आप बन सकता था। मतलब ये कि जीवन कोई जादुई घटना नहीं थी, ये बस केमिस्ट्री और फिजिक्स के नियमों का नतीजा था। सही पकड़ा। सही हालात मिलें तो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स खुद ब खुद तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए और फिर उनसे पहला सेल भी बन गया होगा। पर यहाँ से आगे की कहानी हमें कैसे पता चली? मतलब करोड़ों साल पहले क्या हुआ था, ये जानने के लिए हम कोई टाइम मशीन में तो बैठकर जा नहीं सकते। हमारे पास टाइम मशीन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक तरह से पृथ्वी की अपनी डायरी है। डायरी? हाँ, और वो हैं चट्टानें। खासतौर पर तलछटी चट्टानें, जो लाखों सालों में परत दर परत जमती हैं, जैसे किसी किताब के पन्ने। और इन पन्नों के बीच हमें मिलते हैं जीवाश्म यानी फॉसिल्स। बिल्कुल। इसका मतलब चट्टानों की हर परत एक अलग समय की कहानी बताती है। जो परत जितनी नीचे वो उतनी ही पुरानी। एकदम सही। और जब हम इन परतों को खोदते हैं तो हमें अलग अलग समय के जीवों के अवशेष मिलते हैं। निचली यानी सबसे पुरानी परतों में हमें सरल जीव मिलते हैं, जैसे बैक्टीरिया या छोटे शेल वाले जीव। जैसे जैसे हम ऊपर की नई परतों की तरफ आते हैं, हमें और जटिल जीव मिलने लगते हैं। पहले मछलियां, फिर जमीन पर रहने वाले जानवर और फिर कहीं जाके डायनासोर। हाँ, ये जीवाश्म रिकॉर्ड इस बात का सीधा सबूत है कि जीवन हमेशा से एक जैसा नहीं था। ये बदला है, ये विकसित हुआ है। और ये रिकॉर्ड ये भी बताता है कि कुछ कहानियां खत्म भी हो गईं, जैसे डायनासोर की। एक समय वे पृथ्वी पर राज करते थे और फिर ऊपर की परतों में वे अचानक गायब हो जाते हैं। हाँ, विलुप्ति
यानी एक्सटिंक्शन भी विकास की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन जीवाश्म अकेले सबूत नहीं है। एक और बहुत मजबूत सबूत आज के जिंदा जीवों के शरीर में ही छुपा है। इसे ही तुलनात्मक शारीरिक रचना कहते हैं। जी। इसमें वो समजात और समरूप अंगों वाली बात आती है ना, होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स। ये मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए कि आपके पास लेगो ब्लॉक्स का एक सेट है। ओके। आप उन ब्लॉक्स से एक कार भी बना सकते हैं, एक घर भी और एक हवाई जहाज भी। ब्लॉक्स वही हैं, पर उनसे बनी चीजें अलग अलग काम करती हैं। समजात अंग यानी होमोलॉगस ऑर्गन्स बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब? अगर आप एक व्हेल के पंख, एक चीते के अगले पैर और एक इंसान के हाथ की हड्डियों को देखें तो आप हैरान रह जाएंगी। उन सब में हड्डियों का ढांचा एक जैसा है। एक ऊपरी हड्डी, फिर 2 निचली हड्डियां, फिर कलाई की हड्डियां और फिर उंगलियां। ढांचा एक, लेकिन व्हेल उसे तैरने के लिए इस्तेमाल करती है, चीता दौड़ने के लिए और हम चीजें पकड़ने के लिए। कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सबका, मतलब व्हेल, चीता और इंसानों का कोई एक साझा पूर्वज रहा होगा जिसके पास ये बेसिक ढांचा था, और फिर समय के साथ जरूरत के हिसाब से ये अलग अलग दिशाओं में विकसित हो गया। सही पकड़ा। इसे ही कहते हैं अपसारी विकास या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैलना। ओके, तो ये हुए समजात अंग। और समरूप अंग? अब इसका उल्टा सोचिए। मान लीजिए 2 अलग अलग इंजीनियरों को एक ही समस्या दी जाती है। एक नदी के ऊपर पुल बनाना है। हो सकता है एक लकड़ी का पुल बनाए और दूसरा लोहे का। डिजाइन, मटेरियल सब अलग होगा, पर काम एक ही होगा, नदी पार कराना। ये है समरूप अंग। जैसे पक्षी के पंख और तितली के पंख। बिल्कुल। पक्षी के पंख में हड्डियां, मांस और पर होते हैं। तितली का पंख काइटिन की एक पतली झिल्ली से बना है। दोनों की बनावट में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों एक ही काम करते हैं, उड़ना। तो ये अभिसारी विकास हुआ। हाँ, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जहां अलग अलग जीवों ने एक ही चुनौती का एक जैसा समाधान खोजा। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि विकास हुआ है, इसके सबूत चट्टानों में और हमारे अपने शरीर में मौजूद हैं। लेकिन ये होता कैसे है? कौन सी ताकत है जो एक प्रजाति को बदलने पर मजबूर करती है? मुझे लगता है यहां डार्विन का आइडिया आता है। हाँ, अब हम कहानी के कैसे वाले हिस्से पर आ रहे हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद डार्विन ने खुद गैलापागोस द्वीप पर देखा था। वहां उन्होंने कुछ छोटी चिड़ियाएं देखीं जिन्हें आज हम डार्विन की फिंच कहते हैं। और उन्होंने देखा कि हर द्वीप पर फिंच की चोंच का आकार अलग अलग था। क्यों? क्योंकि हर द्वीप पर भोजन अलग अलग था। एक द्वीप पर जहां मोटे और सख्त बीज थे, वहां की फिंच की चोंच भी मोटी और मजबूत थी, जैसे सरौता। दूसरे द्वीप पर जहां कीड़े मकोड़े थे, वहां की फिंच की चोंच पतली और नुकीली थी, जैसे चिमटी। अच्छा, तो इसका मतलब ये सभी फिंच एक ही पूर्वज से आई थीं, लेकिन अलग-अलग द्वीपों पर अलग-अलग भोजन के दबाव में वे अलग-अलग दिशाओं में विकसित हो गई। बिल्कुल। इसे अनुकूलीविकरण या अडैप्टिव रेडिएशन कहते हैं। और इस बदलाव के पीछे जो इंजन था, वो था प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। इसका एक बहुत क्लासिक उदाहरण इंग्लैंड के पतंगों मतलब मॉथ्स का भी है। हाँ, औद्योगिक मेलानिज्म। ये प्राकृतिक चयन को हमारी आंखों के सामने घटता हुआ दिखाता है। कहानी 1850 के दशक की है, औद्योगिक क्रांति से पहले। तब इंग्लैंड में हवा साफ थी और पेड़ों के तनों पर हल्के रंग की लाइकें उगती थी। तो उस माहौल में सफेद पंखों वाले पतंगे आसानी से छिप जाते थे। हाँ, और शिकारी पक्षियों से बच जाते थे। काले पंखों वाले पतंगे साफ नजर आते थे और खा लिए जाते थे। तो जाहिर है सफेद वालों की आबादी ज्यादा थी। बिल्कुल। लेकिन फिर आई औद्योगिक क्रांति। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और कालिख ने पेड़ों के तनों को काला कर दिया। लाइकेन मर गई। अब पासा पलट गया। अब काले तनों पर काले पतंगे छिपने लगे और सफेद वाले आसानी से नजर आने लगे। एकदम सही। अब शिकारी पक्षी सफेद पतंगों को खाने लगे। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दशकों में काले पतंगों की आबादी 90% से ज्यादा हो गई। मतलब माहौल बदला और प्रकृति ने उस वेरिएंट को चुन लिया जो नए माहौल में ज्यादा फिट था। यही प्राकृतिक चयन है। जो सबसे फिट है वो जिंदा रहेगा। लेकिन डार्विन का मानना था कि ये बदलाव बहुत धीरे धीरे, हजारों लाखों सालों में होता है। पर हमारे स्रोत ह्यूगो डी व्रीज का भी जिक्र करते हैं।
उनका उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का सिद्धांत थोड़ा अलग था, है ना? ये एक दिलचस्प मोड़ है। डार्विन ने छोटी छोटी विभिन्नताओं पर ध्यान दिया। डी वरीज ने काम करते हुए देखा कि कभी-कभी किसी जीव में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ जाता है। इसे उन्होंने उत्परिवर्तन कहा। उनका मानना था कि विकास ऐसे अचानक और बड़े जंप में भी हो सकता है, जिसे उन्होंने साल्टेशन कहा। तो कौन सही था? आज हम जानते हैं कि दोनों ही सही हैं। विकास ज्यादातर धीमा और क्रमिक होता है, लेकिन कभी-कभी एक बड़ा म्यूटेशन भी खेल बदल सकता है। तो इसका मतलब विकास लगातार चलता रहता है, जीन बदलते रहते हैं, माहौल बदलता रहता है। क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जब विकास रुक जाए, मतलब सब कुछ एकदम स्थिर हो जाए? सैद्धांतिक रूप से हाँ, और इसी को समझाने के लिए हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत है। ये एक गणितीय मॉडल है जो कहता है कि अगर कुछ शर्तें पूरी हों, जैसे आबादी बहुत बड़ी हो, कोई म्यूटेशन ना हो, और हर किसी के बच्चे पैदा करने की संभावना बराबर हो, एक आदर्श स्थिति। हाँ, तो उस आबादी की जीन फ्रीक्वेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहेगी, मतलब कोई विकास नहीं होगा। पर असल दुनिया में तो ऐसा कभी नहीं होता। लोग आते जाते भी हैं, म्यूटेशन भी होते हैं, और प्राकृतिक चयन तो हमेशा काम करता ही रहता है। और इसीलिए ये सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है। यह हमें एक बेसलाइन देता है। जब हम देखते हैं कि एक आबादी की जीन फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी ताकत काम कर रही है, प्राकृतिक चयन या जीन प्रवाह या फिर आनुवंशिक विचलन। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये क्या है? ये संयोग या किस्मत का खेल है, खास तौर पर छोटी आबादी में। कल्पना कीजिए कि एक द्वीप पर 100 भृंग रहते हैं, 90 भूरे और 10 हरे। ठीक है, लेकिन इसने भी तो विकास को प्रभावित किया। चलिए अब इस कहानी को एक टाइमलाइन पर रखकर देखते हैं। नोट्स के मुताबिक जीवन की शुरुआत लगभग 2 अरब साल पहले हुई, पहले कोशिकीय रूपों के साथ, और फिर एक बहुत लंबा इंतजार। हाँ, लगभग 1.5 अरब साल तक कुछ खास नहीं बदला। फिर 500 मिलियन साल पहले अकशेरुकी यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव आए, और फिर विकास ने रफ्तार पकड़ी। बिल्कुल। 350 मिलियन साल पहले जबड़े रहित मछलियां आईं, और इन्हीं में से कुछ मछलियां खास थीं, जैसे सीलाकांत। इनके पंख मोटे और मजबूत थे, जिनके अंदर हड्डियों का ढांचा था, लगभग हमारे हाथ पैर जैसा। और इन्हीं से उभयचर यानी एम्फिबियंस विकसित हुए, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे। सही। और फिर आया सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स का सुनहरा दौर। 200 मिलियन साल पहले डायनासोर जैसे विशाल जीव धरती पर राज कर रहे थे। लेकिन 65 मिलियन साल पहले वे अचानक गायब हो गए। उनके विलुप्त होने से स्तनधारियों यानी मैमल्स के लिए एक दरवाजा खुल गया। हम भी स्तनधारी हैं। और यहीं से हमारी यानी इंसानों की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। तो इस पूरी महागाथा में हम कहाँ फिट होते हैं? हमारे पूर्वज कौन थे? नोट्स के अनुसार कहानी 15 मिलियन साल पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस से शुरू होती है। हाँ, एक कपी जैसा था और एक मानव जैसा। लेकिन एक बड़ा मोड़ 3-4 मिलियन साल पहले पूर्वी अफ्रीका में आया, जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस सामने आए। ये पहले वानर थे जो 2 पैरों पर सीधा चलते थे। यह एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इससे उनके हाथ आजाद हो गए, औजार बनाने के लिए, बच्चों को उठाने के लिए। सही बात है। इसके बाद आए होमो हैबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन भी कहते हैं, क्योंकि शायद वे पहले थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए। फिर 1.5 मिलियन साल पहले आए होमो इरेक्टस, जिनका दिमाग बड़ा था, और वे शायद आग का इस्तेमाल करना जानते थे। आग ने तो सब कुछ बदल दिया होगा। बिल्कुल, खाना पकाना, ठंड से बचना, शिकारियों को दूर रखना। और फिर कहानी में आते हैं नियांडरथल। वे आज से लगभग 1 लाख से 40,000 साल पहले तक यूरोप और एशिया में रहते थे। उनका दिमाग हमसे भी थोड़ा बड़ा था। और वे अपने मृतकों को दफनाते भी थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि वे अमूर्त चीजों के बारे में सोचते थे, शायद मौत के बाद की जिंदगी के बारे में। और फिर हम आए, होमो सेपियंस, आधुनिक मानव। हम भी अफ्रीका में ही विकसित हुए और लगभग 75,000 साल पहले वहां से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। हाँ, हमारे पास शायद एक बेहतर भाषा थी, बेहतर सामाजिक संगठन था और जटिल प्रतीकवाद को समझने की क्षमता थी, जिसका सबसे खूबसूरत सबूत हमें गुफाओं में बनी चित्रकारी में मिलता है, जो लगभग 18,000 साल पुरानी है। वे सिर्फ जानवर नहीं बना रहे थे, वे कहानियां कह रहे थे। तक ये वाकई एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? पहली बात तो ये कि जीवन स्थिर नहीं है, ये लगातार बदलता है। दूसरी, इस बदलाव का मुख्य इंजन प्राकृतिक चयन है। और तीसरी, हम सभी जीव, इंसान, पेड़, पक्षी, बैक्टीरिया, एक ही पेड़ की शाखाएं हैं।
हम सब के पूर्वज एक ही थे। और मानव का विकास सिर्फ शारीरिक नहीं रहा, ये दिमाग, संस्कृति और सहयोग का भी विकास रहा है। यहाँ हम एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अब तक विकास प्राकृतिक ताकतों से चलता आया है, लेकिन आज जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के साथ क्या हम पहली बार अपने विकास की बागडोर अपने हाथों में ले रहे हैं? अगर हाँ, तो विकास का अगला कदम कैसा दिखेगा? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।